आज हम अध्याय 6 त्रिभुज के अंतर्गत पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्व करते हैं, जिसका कथन है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आइए अब हम इस प्रमेय की शुरुआत करते हैं। अब इस प्रमेय में हम देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसे सोल्व करने के लिए हमने एक त्रिभुज बनाया है और त्रिभुज का नाम हमने रखा है त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कोण बी जो है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसी को हम लिखकर बताते हैं। तो इसकी शुरुआत में हम सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है। अब दिया है करके हम बताएंगे कि त्रिभुज ए बी सी में जो कोण हमारा बी है उस पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसी को हमने लिख के बताया कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। अब दिया है के बाद हम लिखेंगे कि सिद्ध करना है। दिया है के बाद हम क्या लिखते हैं कि सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना में हम देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो कर्ण तो 90 डिग्री का कोण किस पर बन रहा है, बी। तो बी के सामने वाली भुजा कौन सी कहलाएगी, ये एसी, ये और एसी जो भुजा है हमारी यही कर्ण कहलाएगी। तो इसी का वर्ग, तो ये हो गया एसी की घात 2 कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष दो भुजा कौन कौन सी हो जाएंगे हमारी, ये ए बी और बी सी के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा ए सी की घात 2 बराबर ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2। ये हमें सिद्ध करना है कि ए सी की घात 2 बराबर ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2। इसी को हम ये भी बताते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब सिद्ध करने के बाद हम लिखेंगे रचना। अब रचना के लिए हम त्रिभुज में वापस आते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में हम क्या करेंगे कि बी से एक लंब डाल देंगे जो कि एसी भुजा को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है। और यहाँ पर ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और इसी को हम लिखकर बता देंगे कि बिंदु बी से एसी भुजा पर एक लंब डाला जो कि एसी भुजा को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है। इसी को हमने लिख के बताया है कि बिंदु बी से ये एसी भुजा के ऊपर एक लंब डाला जो कि क्या करेगा, एसी भुजा को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है। और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बी डी लंब है किसके ऊपर, ये एसी के ऊपर, कि बी डी लंब है किसके ऊपर, ये एसी के ऊपर। अब रचना, तो रचना के बाद हम लिखेंगे उपपत्ति। अब उपपत्ति में हम देखेंगे कि हमें जो चित्र मिल रहा है त्रिभुज ए बी सी, अब इसी त्रिभुज के अंदर दो और त्रिभुज बन गए हैं। तो टोटल हमारे त्रिभुज हो गए त्रिभुज 3। पहला त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी, दूसरा त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज ये सी डी बी, और तीसरा जो बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी। तो इसी के अंदर से हम पहले ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे और फिर बाद में इस तरफ के ये छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी को लेंगे। तो इसी को हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में। अब हमने हमारी सुविधा के अनुसार त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एबीसी का चित्र ये रफ कार्य में बना लिया है। आपको ये ध्यान रखना कि आपको ये पेपर में या कॉपी में नहीं बनाना है, ये तो केवल हमने रफ कार्य में बना रखे हैं। तो त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज अब एबीसी के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी ये ए लिखा हुआ है और यहाँ पर भी ये ए लिखा हुआ है, यानी कि दोनों त्रिभुजों में हमें जो है ये कोण ए मिल रहा है। तो ये जो है ये ओवेनिस्ट यानी कि कॉमन कहलाएगा। और इसी को हम लिखेंगे कि त्रिभुज कि कोण बी ए डी बराबर हो जाएगा ये कोण बी ए सी। इस वाले त्रिभुज में हमने कैसे लिख दिया कि त्रिभुज कोण बी ए डी बराबर कोण बी ए सी, और कोष्टक में हम लिख देंगे ये कैसा है कि ये ओवेनिस्ट के रूप में हमें ये प्राप्त हुआ है। ठीक इसी प्रकार अब हम और देखते हैं कि इसके अंदर हमें यहाँ डी पर ये 90 डिग्री का कोण मिल रहा है और इधर ये बी पर हमें ये 90 डिग्री का कोण मिल रहा है। जबकि यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, तो ये दोनों जो है ये कॉमन नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि बी पर तो 90 डिग्री का कोण है लेकिन यहाँ पर बी पर 90 डिग्री का कोण नहीं है। तो इसलिए हम कौन कौन से कोणों को लेंगे, डी को और बी को। तो इसे अब हम लिखते हैं कि कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी बराबर कितने डिग्री कोण हो जाएगा, ये 90 डिग्री का
कोण हो जाएगा। तो इसीलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी के, और जो हमारी समरूपता बनेगी उसे हम बताएंगे कि एंगल एंगल समरूपता नियम से। कौन कौन समरूपता नियम से ये कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ये हमने यहाँ पर लिखकर बता दिया कि एंगल एंगल समरूपता नियम से। अब हमने देखा कि त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एबीसी समरूप हैं। तो जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं वो आपस में कैसे होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो इसलिए अब हम ये छोटे वाले त्रिभुज के अंदर देखेंगे कि एडी बटे एबी क्या हो जाएगा, ये कि एडी बटे ए बी बराबर में अब हम बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे। तो बड़े वाले त्रिभुज में भी हम सबसे पहले ये ए बी भुजा को लेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी बटे ए सी के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बी बटे ए सी, कि हमने क्या कहा कि समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं वो समानुपाती होती हैं। तो इसके लिए अब हमने ये छोटे वाले त्रिभुज के अनुसार हमने मान रखे कि ए डी बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए सी के रूप में हमें ये मान प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं कि ये दोनों मान हमें जो है ये बराबर के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका त्रिज्या गुणा कर देंगे। तो इधर एसी का गुणा किसमें करेंगे, एडी में करेंगे। तो इसे हम लिख देंगे कि एडी गुणा एसी फिर बराबर, अब इधर एबी और एबी का गुणा करेंगे तो ये गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा एबी की घात 2, और इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 1। तो अब हमने ये इस तरफ वाला त्रिभुज को लेकर बड़े वाले त्रिभुज के साथ इसका मान निकाला। अब हम इस तरफ से ये छोटे वाला त्रिभुज को लेंगे और बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे। तो ये हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी, ये छोटे वाले त्रिभुज को क्या लिख दिया हमने, त्रिभुज बी डी सी, और बड़े वाले त्रिभुज को हम वापस वही लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, कि त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में। अब हम इन्हें भी रफ कार्य में थोड़े से चित्र बनाकर समझते हैं। अब हम इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं कि त्रिभुज बीडीसी, तो इसका ये चित्र हमने ऊपर बना लिया कि त्रिभुज बीडीसी, और त्रिभुज एबीसी, इसका चित्र हमने ये इधर बना लिया है कि त्रिभुज एबीसी। अब हम इन दोनों के अंदर जब देखते हैं तो यहाँ पर भी ये सी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी ये सी लिखा हुआ है, यानी कि सी जो है ये दोनों में कॉमन हमें मिल रहा है। तो इसे अब हम लिखेंगे कि कौन बी सी डी, तो ये हो जाएगा कौन बी सी डी बराबर कौन ए सी बी या बी सी ए बराबर कौन बी सी ए, और सी जो है इसमें क्या हो जाएगा, ये ओवेनिस्ट यानी कि कॉमन हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर डी पर हमें 90 डिग्री का कोण मिल रहा है और यहाँ पर ये बी पर 90 डिग्री का कोण मिल रहा है। तो इस वाले त्रिभुज में हम मान लिखेंगे इसका कि कौन बी डी सी बराबर कौन ए बी सी, कि कौन ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री के रूप में हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के, और समरूपता जो हमारी बनेगी वो बनेगी एंगल एंगल समरूपता नियम से। इसी को हम लिख के बता देंगे कि एंगल एंगल समरूपता नियम से। अब जब ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, तो हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होंगी वो आपस में कैसे होंगी, समानुपाती होंगी। तो हम ये छोटे वाले त्रिभुज में से इसके मान को निकालेंगे कि सी डी बटे बी सी, तो इसे हम लिखेंगे कि सी डी बटे बी सी बराबर, अब बराबर में हम किसको लेंगे, बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे, तो बराबर बी सी बटे ए सी के रूप में हमें ये प्राप्त होगा। तो बराबर ये हो जाएगा बी सी बटे ए सी। तो हमने कहाँ से शुरुआत करी है, सी डी से शुरुआत करी, तो ये हो गया सी डी बटे बी सी फिर बराबर बी सी बटे ए सी। अब हम इनका भी क्या करेंगे, त्रिज्या गुणा करेंगे। तो ए सी गुणा किसमें करेंगे, ये सी डी में करेंगे। तो ये हो जाएगा सी डी गुणा ए सी बराबर के बराबर, फिर बीसी का गुणा बीसी में करेंगे तो ये हो जाएगा बीसी की घात 2, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब हम समीकरण 1 और 2 को देखते हैं। तो यहाँ पर हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लिया है। तो समीकरण 1 जो था हमारा वह था ए डी गुणा ए सी बराबर ए बी की घात 2, और समीकरण 2 जो है वह है सी डी गुणा ए सी बराबर बी सी की घात 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम जोड़ेंगे तो इनके जो ये एलएचएस वाले मान है इन्हें हम एक तरफ जोड़ेंगे, और इनके जो आरएचएस वाले मान है इन्हें हम दूसरी तरफ जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम इनके एलएचएस वाले मान को लिख लेंगे, जो हो जाएगा ये ए डी गुणा ए सी प्लस सी डी गुणा ए सी, ये बराबर के बराबर, और इधर हम इन्हें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2 के रूप में हमें ये प्राप्त होगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे अब आगे कि यहाँ पर भी AC है और यहाँ पर भी AC है। तो AC जो है ये हमें दोनों में मिल रहा है, यानी कि AC जो है ये कॉमन है, तो हमने इसे ये बाहर निकाल दिया कि AC। अब यहाँ क्या बचेगा शेष AD, ये प्लस के प्लस, यहाँ क्या बचेगा ये CD।
फिर ये बराबर ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2, ये वैसे के वैसे ही। अब ए डी प्लस सी डी, तो ए डी और सी डी को अगर हम जोड़ें तो ये हमें ए सी के रूप में प्राप्त हो जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं ये ए डी भी आधा मान है और ये सी डी भी आधा मान है, आधा आधा ये पूरे हो जाएंगे ए सी के रूप में। तो इसी को हम लिख देंगे कि ए सी गुणा ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ये ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2। अब ए सी और ए सी का अगर हम आपस में गुणा करें तो ये हो जाएगा ए सी की घात 2 बराबर ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2 के रूप में हमें ये प्राप्त होगा। और यही जो है हमारा आंसर या हिंस प्रूफ कहलाएगा कि ए सी की घात 2 बराबर ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2। आपको इस प्रमेय में ध्यान रखना कि ये जो चित्र था केवल आपको स्टार्टिंग में एक ही बार बनाना है, ये बार बार चित्र आपको नहीं बनाना है। ये तो समझाने के लिए, आपकी सुविधा के लिए बार बार हमने चित्र बनाकर आपको समझाया है। और इस प्रमेय को आप अच्छे से करें सॉल्व, क्योंकि ये भी आईएमपी प्रमेय है।